Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings A Quran. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. And this time I am dealing with international organization. In my last lectures I have already finished यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स. इसी के साथ हमने स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में भी पढ़ा है. नाउ एक आपका यूनाइटेड नेशंस, मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, राइट. हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिए जो हमारी 15 मेन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी, उनको भी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड. नाउ इसके साथ आपकी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं जो आपके यूएन के साथ काम करती हैं. अब बिकॉज हम लोग इतनी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो हम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर ऑन लेक्चर्स में कवर करेंगे. आज जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल ग्रुप्स. तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल ग्रुप्स के ऊपर कौन सी समिट कब हुई है, नेक्स्ट कहाँ पे होने वाली है, पहली कहाँ पे थी, वो क्वेश्चंस आते हैं और उनके हेडक्वार्टर्स भी आपको बहुत बारी पूछते हैं. सो वी आर टेकिंग अप इंटरनेशनल ग्रुप्स. अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रुप फॉर टुडे इज ब्रिक्स. ब्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ना बहुत जरूरी है. ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. सो इट इज Brazil, Russia, India, China and South Africa. So this is Africa. कंफ्यूज मत हो जाना श्रीलंका या सिंगापुर के साथ, इट इज साउथ अफ्रीका. अगर हम ब्रिक्स की बात करें, इनिशियली इट वाज ब्रिक, सिर्फ ब्रिक था, BRIC तक ही था. लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया फिर ब्रिक बन गया आपका ब्रिक्स. तो आप इतना याद रखें कि इनिशियली इट वाज ब्रिक, लेकिन 2010 में इट वाज साउथ अफ्रीका जिसने इसको ज्वाइन किया एंड देन इट बिकेम ब्रिक्स. अगर हम ब्रिक्स की बात करें, वे आर द हेडक्वार्टर्स. द हेडक्वार्टर्स आर एट शंघाई, चाइना. सो वे आर द हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर्स आर एट शंघाई, चाइना. ठीक है. अगर ब्रिक की बात किया जाए, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों की दोनों है, तो ये आपकी 40% जो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, अगर उनको हम देखें तो 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आपके ब्रिक्स में ही आता है. नाउ कहीं कहीं पे 40, कहीं कहीं पे 43% भी दिया होता है. तो 40 से लेके 43% के बीच में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सारी की सारी ब्रिक्स में ही आती है. और अगर हम वर्ल्ड GDP की बात करें तो उसकी 22% तक जो ग्लोबल और वर्ल्ड GDP है वो किसकी है? ब्रिक्स कंट्रीज की ही है. फाइन. हेडक्वार्टर्स आर वेयर? हेडक्वार्टर्स आर एट शंघाई, चाइना. अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज द एसोसिएशन? द एसोसिएशन इज 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज. तो जो 5 कंट्रीज हैं ये कौन सी हैं? ये 5 मेजर आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है जिनका ये इंटरनेशनल ग्रुप है. ठीक है, ओके. अब अगर हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स क्योंकि 22% ऑफ द ग्लोबल GDP है, तो इसका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसा है, मतलब इसके पास पैसा, जो इसके बैंक्स हैं वो कैसे हैं. अब ब्रिक्स का जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो 2 में डिवाइडेड है. एक आता है आपका NDB, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा आता है आपका कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. तो आप ये 2 नाम याद रखें. एक आ गया आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक और एक आ गया आपका कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका करता क्या है? ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कभी भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो ये आपको मनी, ब्रिक नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए ये मनी प्रोवाइड करता है. नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स भी आपका कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में ही है. सो शंघाई, चाइना में ही इसका आपका जो है हेडक्वार्टर्स है. और न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम प्यार से ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज अनदर नेम फॉर विच बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं. नाउ आपका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा देता है. नाउ व्हाट डज कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट टॉक्स अबाउट? ये इट इज जस्ट लाइक योर IMF. जैसे आपका IMF था ना,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उस तरीके का ही है। मतलब जब कभी भी इकोनॉमी में अनसर्टनिटी आ जाए, जब कभी भी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी आ जाए, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके कभी भी अनसर्टनिटी आ जाए, उस टाइम पे ब्रिक्स नेशन के लिए कौन सा बैंक कम्स इनटू फोर्स? दैट इज योर कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, इट इज इकोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक है विच शोएब सर विल डील विद इट इन डिटेल्स, लेकिन अभी के लिए जिन लोगों को समझ नहीं है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप इतना याद रखें, जब कभी भी आप एक फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो आप उसको अपनी करेंसी में पैसा नहीं देते हैं, आप फॉरेन करेंसी में पैसा देते हैं। जिस करेंसी में वो डील करता है उतना आप उसको पैसा देते हैं, या ऑब्वियसली यूएस डॉलर में उसको पैसा देते हैं। अगर किसी कंट्री के पास वो पैसा देने के लिए नहीं है, उतना रिजर्व नहीं है, फॉरेन उतना मनी नहीं है, तो क्या होता है? तो हम मानते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ गए हैं। तो ब्रिक्स नेशन के लिए वो क्राइसिस में हु स्टैंड्स अप? कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट स्टैंड्स अप इन दैट कैटेगरी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के साथ डील करता है। फाइन। अगर एनडीबी की बात करें, आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो ये कब बना था? ये फाउंडेड है बाय ब्रिक्स और इसके हेडक्वार्टर्स आई टोल्ड यू पहले ही आर एट शंघाई चाइना। तो हेडक्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी शंघाई चाइना एंड एनडीबी का हेडक्वार्टर्स ऑल्सो एट शंघाई चाइना। नाउ व्हाट इज द एजेंडा? अब एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप ये वर्ड याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनडीबी कम्स इनटू एक्शन। नाउ इंपॉर्टेंटली, अगर आपको पूछा जाए रीजनल हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस, रीजनल हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर्स या जो इसका ऑफिस है, इट इज नॉट एट शंघाई, इट इज एट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना, एनडीबी का रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर्स जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ठीक। अब बहुत बारी आपको कौन सी लेटेस्ट समिट हुई है, कहाँ पे होने वाली है, उनके बारे में पूछते हैं। अगर हम 2020 की बात करें, पहली बात तो 2020 वाज एन ईयर जिसमें कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इट हैज़ बीन इन लॉट ऑफ लाइमलाइट, और जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग वाज बीन प्रैक्टिस्ड। तो जो आपका 12th एडिशन था, तो एडिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो 12वां एडिशन हुआ है ब्रिक्स का, कहाँ पे हुआ है? वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वाया ये हुआ है, और किस कंट्री ने होस्ट किया था? इट वाज होस्टेड बाय रशिया। तो आप ये याद रखें, 12वां एडिशन जो था 2020 का, वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, होस्टेड बाय हु? होस्टेड बाय रशिया। जो 11th समिट था, 11th एडिशन था, एनुअली इसका मीटिंग होता है। 12वां आ गया आपका 2020 का, जो आपका रशिया में होस्ट, मतलब रशिया के द्वारा होस्ट किया गया था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 11th, इससे पहले वाला 2019 वाला वाज एट बाय ब्रासिलिया इन ब्राजील, तो वो ब्राजील में हुआ है। नाउ 2021 का जो 13वां एडिशन है, 13वां एडिशन, वो कौन करेगा? 2021 में होगा आपका 13th एडिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, विल बी होस्टेड बाय इंडिया। तो वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। सो 12वां 2020 का वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, होस्टेड बाय रशिया। 11th, इससे एक साल पहले वाला 2019 वाला ब्राजील, और 13वां जो 2021 में होगा, इट इज बाय इंडिया। ठीक है, तो ये था आपके ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका वाज द लेटेस्ट और द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन। तभी ब्रिक बन गया ब्रिक्स 2010 में, आफ्टर साउथ अफ्रीका ने जब इसको ज्वाइन किया। ब्रिक्स है क्या? इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट एन अमैलगमेशन और अ ग्रुप ऑफ ऑल द 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुप जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज सार्क। ओके, अगर सार्क के बारे में बात किया जाए, व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर? सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है? मेंबर स्टेट्स और कंट्रीज। आई टोल्ड यू पहले भी कि
स्टेट्स का मतलब होता है कंट्रीज ओनली। तो 8 इसकी मेंबर स्टेट्स है, आपको सबके नाम याद रखने हैं। व्हाट आर द नेम्स? द नेम्स आर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, और एक और है विच इज मालदीव्स। अगर हम श्रीलंका और मालदीव्स की बात करें, ये आपकी आइलैंड कंट्रीज हैं। अगर हम भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल की बात करें तो ये आपकी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो अमंग ऑल दीज, ये जो 8 की 8 है, उनके हिसाब से ये सबसे बड़ी है इन लैंड एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पे आते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को भी सरपास करके आगे निकल जाएंगे। सो लैंड एंड पॉपुलेशन के हिसाब से आउट ऑफ ऑल द सार्क कंट्रीज इंडिया इज नंबर 1। और स्मॉलेस्ट कंट्री की बात किया जाए सो इट इज मालदीव्स। तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा आ गया आपका? मालदीव्स आ गया। ठीक है, सो ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट कंट्री अमंग द सार्क नेशंस। ठीक है, अब कब बना था ये? 1985 में ये बना था। नाउ जब ये बना था तो कहां पे? ढाका, बांग्लादेश में। एंड किसके द्वारा, किसका इनिशिएटिव था? इट वाज ज़ियाउर रहमान। इसीलिए इनको फादर ऑफ सार्क भी कहा जाता है। सो इनका नाम याद रखें, ज़ियाउर रहमान, फादर ऑफ सार्क। और कहां पे बना था ये? इट वाज एट ढाका, बांग्लादेश। बट द हेडक्वार्टर्स आर नॉट एट ढाका, बांग्लादेश, दे आर एट काठमांडू, नेपाल। सो कहां पे है जी इसके हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट काठमांडू, नेपाल। ठीक है, सो अगर सिग्नेचर की बात किया जाए, कहां से स्टार्ट हुआ, फादर की बात किया जाए सो इट इज ढाका, बांग्लादेश। हेडक्वार्टर्स की बात किया जाए सो इट इज काठमांडू, नेपाल। नाउ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 की इमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने $10 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं टू योर सार्क फंड। ठीक है, तो किसकी वजह से किए? क्योंकि कोविड-19 एक इमरजेंसी फंड बनाया गया जिसमें इंडिया ने इसमें $10 मिलियन का जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। नाउ जैसे आपका नाफ्टा है, वैसे यहाँ पे भी आपका एक फ्री ट्रेड एरिया है जिसको हम बोलते हैं साफ्टा, SAFTA, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ सार्क नेशंस जो जितने भी हैं उन्होंने क्या किया? फ्री ट्रेड एक एरिया जो है लाया था। कब लाया था? 2006 में लाया था। ठीक है, सो ये भी याद रखें कि साफ्टा व्हेन इट केम इनटू फोर्स, ये आपके साउथ एशियन कंट्रीज का है एंड 2006 में। सी अगर हम एशिया की बात करें, एशिया को 5 में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका सेंट्रल एशिया आ जाता है, जिसमें आपका मिडिल ईस्ट आ जाता है, इसमें आपका साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ये सब आपके जो ईस्ट एशिया, ये सब आपके एरियाज आ जाते हैं। तो ये क्या है? साउथ एशियन कंट्रीज की हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ये सबको पता ही होगा, बट स्टिल 2016 में जो सार्क का समिट था, इट वाज गोइंग टू हैपन एट पाकिस्तान। लेकिन उस टाइम पे टेररिज्म एक्टिविटी हुआ था, दैट इज द उरी जो अटैक हुआ था, जिसके चलते इंडिया ने रिफ्यूज किया था एंड पाकिस्तान हैड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, क्योंकि टेररिस्ट फंडिंग में माना गया था कि इट वाज पाकिस्तान जो उसकी फंडिंग करता है। तो इंडिया रिफ्यूज, 2016 की जो समिट था उसमें इंडिया ने जाने से रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट, अगर हम सार्क की बात कर रहे हैं तो इसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आपको सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का ऑफिस पूछा जाए, हेडक्वार्टर्स पूछा जाए, तो अब तब आप काठमांडू नेपाल मत करके आना, इट इज गांधीनगर, इंडिया। सो गांधीनगर, गुजरात, इंडिया में इसका क्या है? आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका सिस्टम यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, अब सार्क है तो ऑब्वियसली इसका भी अपना एक बैंक होगा, जस्ट लाइक योर ब्रिक। तो जैसे आपका सार्क है, आपका ब्रिक का था, ब्रिक का न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड ऑब्वियसली द अदर रिजर्व वी टॉक्ड अबाउट,
सार्क डेवलपमेंट बैंक, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस चलेंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल ग्रुप है, ये सब कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड करे। फ्री ट्रेड का मतलब ही यही है कि फ्रीली आप लोग ट्रेड कर सके सब मेंबर कंट्रीज के साथ या मेंबर स्टेट्स के साथ। तो इनका भी अपना एक बैंक है जो पैसा प्रोवाइड करता है, दैट इज सार्क डेवलपमेंट बैंक, एंड क्रिएटेड बाय हु? ऑब्वियसली क्रिएटेड बाय द सार्क नेशंस इन 2010। तो 2010 में इन्होंने अपना एक डेवलपमेंट बैंक बनाया, और कब बनाया? 2010 में बनाया। ठीक, सो दिस वाज अबाउट सार्क। और सार्क के जो है आपको याद रखने हैं, इसके जो आपके मेंबर स्टेट्स है, बहुत बारी पेपर में आता है तो चाइना के साथ यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, चाइना इसका मेंबर नहीं है। सो इट इज इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सबके क्या है आपके? मालदीव्स, ये सब के सब क्या है आपके? मेंबर स्टेट्स हैं। अगर हम इनकी बात करें, इंडिया जो है लार्जेस्ट है लैंड में भी और पॉपुलेशन में भी, क्योंकि चाइना नहीं है तो हम इस कैटेगरी में नंबर 1 पे हैं। और स्मॉलेस्ट कंट्री की बात किया जाए जो एक आइलैंड कंट्री है, दैट इज योर मालदीव्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अप वी हैव एशियान। अगर हम एशियान की बात करें, सो व्हाट इज इट? इट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आता है आपका एशियान। नाउ व्हाट इज इट? इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? 10 साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स इसमें आती हैं। नाउ ये 10 साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स जो है वो काम क्या करती हैं? ये काम करती हैं टू प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रिटी अमंग इट्स मेंबर। तो जो आपकी ये जो मेंबर स्टेट्स है, 10 जो आपकी मेंबर स्टेट्स है, वो करती क्या है? ये एक कॉर्पोरेशन प्रमोट करती है और इकोनॉमिक इंटीग्रिटी, कि इकोनॉमिकली सबको डेवलप करना है तो एक दूसरे की हेल्प तो चाहिए, कोऑपरेटिवली आपको काम करना है, अकेले यू कांट गो फार। तो आपको सब मिलके इकोनॉमिकली एक दूसरे को बूस्ट करना है, एक दूसरे का फायदा करना है। सो दिस इज व्हाट एशियान टॉक्स अबाउट। एंड 2006 में एशियान वॉज गिवन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर स्टेटस एट UNGA। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि एशियान को कब ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था एट UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सो इट वाज इन 2006। और विजन क्या है, एजेंडा क्या है, मोटो क्या है एशिया नेशंस का? सो इट इज 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। सो व्हाट इज इट? 1 विजन, एक दृष्टि होनी चाहिए, 1 आइडेंटिटी, वी ऑल आर 1, एंड 1 कम्युनिटी, हम सब एक है। ये बात करता है आपका एशियान nations. Now if we talk about the headquarters, where are the headquarters? The headquarters are at Jakarta, Indonesia. ठीक है, कब बना था? 1967 में ये बना था। अगर हम 36th समिट की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? इट वॉज एट वियतनाम। ठीक है, सो इट वॉज एट वियतनाम। नाउ जो आपका एशियान है, एशियान ने क्या किया था? एशियान बिकेम एशियान प्लस। एशियान जो है वो एशियान प्लस बना था। कब? विद एडिशनल कंट्रीज, जब इसमें एडिशनल कंट्रीज ऐड हुई थी। व्हाट आर द नेम ऑफ दोस एडिशनल कंट्रीज? द एडिशनल कंट्रीज आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो मैंने जो है एशियान्स के मेंबर स्टेट्स के बारे में बताया नहीं है, सो आई टेल यू द नेम ऑफ द मेंबर स्टेट्स। 10 है, तो इसका याद करने का एक्रोनियम है। सो व्हाट आर दीज? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर जकार्ता में है, फिलीपींस, फिलीपींस आ गया, फिर आपका आ गया मलेशिया, मलेशिया आ गया, फिर आपका ब्रुनेई, बर्मा एंड योर सिंगापुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। तो ये आ गए आपके 10 जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं। नाउ
आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको म्यांमार दिया होगा तो आप बोलोगे तो म्यांमार का नाम नहीं है, म्यांमार का ओल्ड नेम बर्मा, सो दिस इज म्यांमार, ठीक है, ये आप मत भूलना। तो ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं, आप मेंबर स्टेट्स के नाम भी याद रखिए, और याद रखना इसमें इंडिया नहीं है, लेकिन 2018 की बात है जब 26 जनवरी की परेड में जो एशियान नेशंस थे उनको, उनके हेड्स को बुलाया गया था, और बहुत मतलब इनको इज्जत देके हमारे यहाँ पे जो 26 जनवरी का परेड थी उसमें देवर एज गेस्ट। और हाल ही में हमने 25 साल जो हैं एशियान नेशंस के साथ हमने एज जो है रिलेशंस हमारे जो अच्छे हैं उनके साथ हमने सेलिब्रेट किया है। फाइन, सो दीज आर योर एशियन नेशंस नाउ। ओके, तो आई टोल्ड यू कि अगर हम एशियन प्लस की बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज हैं आपकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये भी आप याद रखें कि एशियन प्लस में कौन सी आपको आ सकता है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द एशियन प्लस, तो उसमें आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शायद जापान दे दे तो आप जापान को टिक करके आएंगे कि वो नहीं है, या फिर बाकी कंट्रीज के नाम दे दे और पूछ ले कि कौन से वाली है, तो आप उसमें याद रखें इट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फाइन, ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे another important topic that is, आपने बहुत बार सुना होगा G4, G6, G7, G8, G11, G10, D10 उनके बारे में। नाउ ये सब चीजें है क्या, पहली बात तो G4 है क्या, G का मतलब होता है ग्रुप, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, बट क्योंकि ये टॉपिक अब मैं अलग से कर रही हूँ कवर, सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनका यहाँ पर भी कवर हो जाएगा। अगर हम G4 नेशंस की बात करें, इसको याद करने के लिए आई टोल्ड यू बिग जे के साथ अब इसको याद रखें। सो व्हाट डज बिग जे स्टैंड्स फॉर, इट इज ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। ये है आपकी G4 नेशंस। अब G4 नेशंस है क्या, G4 नेशंस वो वाली कंट्रीज है जो क्या चाहती हैं, आपके UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहती हैं, ठीक है। तो ये वो ग्रुप है उन 4 मेंबर स्टेट्स का या कंट्रीज का जो चाहती है कि हमको एक परमानेंट सीट मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और परमानेंट सीट वाले कितने, 5 नेशंस हैं। जिनको पता नहीं है प्लीज गो ऑन टू माय लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने UNSC के बारे में कवर किया हुआ है। फाइन, सो ये आ गई। नाउ इनके बिल्कुल विपरीत मतलब ऑपोजिट, वो नेशंस जो चाहते नहीं है कि परमानेंट जो सीट्स हैं, जो नंबर है वो बढ़े, दे आर कॉल्ड एज कॉफी नेशंस। तो इनको सपोर्ट नहीं करती हैं जो, दे आर योर कॉफी नेशंस, कॉफी क्लब। ये वो कंट्रीज का क्लब है या उन कंट्रीज का ग्रुप है जो नहीं चाहती है परमानेंट जो सीट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो, एंड इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ इटली, ठीक है, इटली की लीडरशिप के अंडर आती है। एंड G4 नेशंस के आपको मैंने नाम बता दिए, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। नाउ इसी के ही बिल्कुल अलग आता है आप, हाँ एक और चीज, G4 नेशंस कब बना, 2005 में। G4 नेशंस कब बना आपका, 2005 में बना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके G6 नेशंस की। अगर हम G6 नेशंस की बात करें, ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये है आपकी मेजर इकोनॉमीज, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना वर्ल्ड की, ये उनका अमालगमेशन है, एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास इकोनॉमिकली बहुत बड़ी है और उनके पास इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। कब फॉर्म हुआ था, 1975 में ये फॉर्म हुआ था। अगर हम G6 नेशंस की बात करें तो ये कौन कौन सी हैं, दैट इज योर जर्मनी, इटली, इनके नाम याद रखने हैं आपको, फ्रांस, जापान, US एंड UK। तो ये कौन है आपकी, ये सारी की सारी है आपकी G6 नेशंस।
अब ये कौन सी है, इनके नाम याद रखें, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूएस एंड यूके, यूके फॉर ब्रिटेन। 1975 में ये फॉर्म हुआ था और ये थे कौन, ये आपकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज वाली कंट्रीज थी और जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी उनका ग्रुप था, जिसको हम प्यार से ग्रुप 6 या G6 भी कहते हैं। नाउ अब G6 को बात हो रही है बढ़ाने की, यूएस एंड यूके वॉन्ट्स की जो आपका G6 है। अच्छा, पहले आप इतना याद रखें, G6 को ज्वाइन किया कनाडा ने, ज्वाइन किया कनाडा ने, तो बन गया G6+1 मतलब G7। तो G7 का मतलब जो आपके G6 नेशंस थे प्लस कनाडा बन गया G7। लेटर ऑन इसको रशिया ने ज्वाइन किया तो बन गया G7+1 दैट इज G8। So G6+1 कनाडा G7, G7+1 रशिया G8। ठीक, तो ये बन गया आपका G8। लेकिन G8 की अगर बात किया जाए 2014 में रशिया को इसमें से निकाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसने जो रशिया है इसने यूक्रेन की टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया, जिसके चलते इट वाज बीन एक्सक्लूडेड। और जो यूरोपियन कंट्री से उन्होंने बोला कि रशिया को बाहर निकालो, तो G8-1 बन गया वापस से G7। सो रशिया कौन सी कंट्री बाहर हुई G8 में से, रशिया बाहर होगी 2014 में, क्योंकि इसने यूक्रेन की टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया। फाइन, नाउ हाँ, अगर हम G7 की बात करें, पॉइंट टू रिमेंबर, 2020 की अगर समिट की बात किया जाए G7 की, तो वो कहां पे हुई थी, इट वाज इन अमेरिका। तो आप ये याद रखें 2020 में कहां पे G7 का समिट हुआ है, इट वाज इन अमेरिका दैट इज यूएस। और अगर 2021 की बात किया जाए, सो इट इज ब्रिटेन, इट इज गोइंग टू हैपन इन ब्रिटेन। ठीक है, सो G7 2020 अमेरिका, 2021 की कहां होने वाली है, ब्रिटेन। ठीक है, अब G7, अब आपने सुना होगा G7 के अलग G10 सुना है। पहली बात G10 बाद में करेंगे, पहले सुनो G11 क्या है। नाउ दे वांट, जो G7 वाली कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि G7 के ग्रुप को बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया जाए कैसे, 4 और कंट्रीज को ऐड किया जाए। कौन कौन सी है वो 4 कंट्रीज, द 4 कंट्रीज आर what are the 4 countries, it is India, Australia, Russia, South Korea। ये कंट्रीज अगर आपकी G7 में ऐड हो जाएंगी तो बन जाएगा G11। ठीक है, बट क्या ये एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट नहीं करती। अगर G7 को बढ़ाने की बात किया जाए, G7 से G11 का सफर, तो उसमें ये, उस सफर में ये 4 कंट्रीज आपकी ऐड होंगी, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। लेकिन यूरोपियंस, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं आपकी G6 में और G7 में, वो नहीं चाहती है कि रशिया आए। क्यों नहीं आए, लाइक आई टोल्ड यू, उन्होंने 2014 में जो एक टेरिटरी जो है अपने अंडर कर ली है, सो रशिया को हटा दिया जाए। अब बाकी पीछे कितनी बची, पीछे बची आपकी 3। ये जब 3 आपकी G7 में ऐड हो जाएंगी तो G7 बन जाएगा G10। सो व्हाट इज G10, G10 को तब्दील कर देंगे डेमोक्रेटिक 10 में। सो व्हाट इज इट, ये एक्चुअली जो चाइना का डोमिनेंस है उसको खत्म करने के लिए है। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक 10 एक्चुअली टॉक्स अबाउट ऑल द बिग डेमोक्रेसीज जो है उनका एक ग्रुप बनेगा, जिसको हम डेमोक्रेटिक 10 या D10 के नाम से जानेंगे। कौन सी कंट्रीज है, वही कंट्रीज है जो आपकी G10 नेशंस में थी। ठीक है, नाउ क्यों करना है, क्योंकि जो डोमिनेंस है चाइना की उसको खत्म करने की बात हो रही है। डोमिनेंस ऑफ चाइना मोस्टली इन द 5G टेक्नोलॉजी। तो मोस्टली जो आपका 5G टेक्नोलॉजी है
उसकी वजह से, क्योंकि चाइना अगर 5G तक भी पहुंच गया, आगे निकल गया, तो फिर तो चाइना ही हर जगह हो जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए इट इज कि हम एक ग्रुप बनाएं, G10 को ही D10 के नाम से हम जानेंगे। फाइन, सो दिस वाज अबाउट फ्यू ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप्स जिनके बारे में हमने बात किया। हमने ब्रिक्स, सार्क, एशियन, G4, G6, G7, G8, then again G7, from G7 to G11 and G11 to G10 and from G10 to D10 हमने इस वीडियो में कवर किया। इन द कमिंग लेक्चर्स हम बाकी की जो इंटरनेशनल ग्रुप्स है उसके बारे में बात करेंगे। एंड इंटरनेशनल ग्रुप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे JKSSB, चाहे KAS, चाहे आपका UPSC, सो ऑल आर इंपॉर्टेंट। थैंक यू guys and have a nice day, and I will see you back soon in another lecture series. Thank you.